नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे गौरव वापसी की लड़ाई। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ज्ञानव्यापी श्री कृष्ण जन्मभूमि ताजमहल मामले चर्चा में हैं। तीनों पर अलग अलग कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। ताजमहल मामले में तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर सख्त टिप्पणी भी की, लेकिन ज्ञानव्यापी मामला जिसमें सर्वे करने की बात कही गई है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला जिसमें 4 महीने में तमाम चीजों को निपटाने की बात की गई है, खत्म करने की बात की गई, लगातार बयानबाजियां इन तमाम मुद्दों पर जारी हैं। सवाल यह है कि अयोध्या विवाद के बाद भी मंदिर मुद्दा पर सियासत थम क्यों नहीं रही है। राम के बाद श्री कृष्ण, श्रृंगार गौरी, फिर ताजमहल, एक के बाद एक लगातार जारी है। और ये भी जग जाहिर है कि अयोध्या में राम मंदिर मामले ने बीजेपी को कितना फायदा दिया। तो क्या बीजेपी 2024 के लिए भी मंदिर सहारे रणभूमि में जाएगी? इसी पर करेंगे चर्चा। आप रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासी फिजाओं में यूं तो मंदिर मुद्दा वातावरण में सियासी खुशबू घोल देता है। उत्तर प्रदेश की सियासत का फेवरेट मुद्दा हो चुका मंदिर शुरू तो अयोध्या से हुआ था, लेकिन अब ये यूपी के कई इलाकों तक पहुंच चुका है। अयोध्या राम मंदिर विवाद के दौरान नारा दिया गया था, जिसे बीजेपी बखूबी पूरा कर रही है। राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। राम मंदिर मुद्दे पर सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई बीजेपी अब इसी मुद्दे को लेकर आगे अपनी राजनीति को इस पर कायम रखकर 2024 के लिए अपनी राह तैयार कर रही है। लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज होने के बाद बीजेपी का रुख अब भी साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यूपी में राम मंदिर के बाद जिस तरह एक के बाद एक ज्ञानव्यापी और ताजमहल मामला गरमाया हुआ है, उससे साफ है कि कुछ समय में ही अपने नारे की अगली पंक्ति, जिसमें मथुरा काशी बाकी है, को बीजेपी जल्द पूरा करेगी। फिलहाल इस मामले पर इसलिए भी चर्चा है क्योंकि यूपी में 2024 से पहले ही 3 अलग अलग मुद्दे गरमाए हुए हैं, जिन पर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। सबसे पहले बात करें सबसे चर्चित ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में। फिलहाल ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने सर्वे की बात साफ कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 2 सहायक कमिश्नर भी नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि तहखाने से लेकर हर एक जगह वीडियोग्राफी कराई जाए और उसे कोर्ट को सौंपा जाए। इधर ताजमहल के दरवाजे खुलवाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि क्या हम जजों को इसी तरह के केस सुनने की ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि सभी अर्जियों को जल्द से जल्द निपटाएं। कोर्ट ने आगे कहा सभी मामलों का निपटारा 4 महीने में कर लिया जाए। हिंदू पक्षकार की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि मुकदमे की सुनवाई हर रोज हो। लगातार यूपी में मंदिर मुद्दे पर चल रही कोर्ट की कार्रवाई और बीजेपी पर लगते आरोपों पर सत्तारूढ़ दल बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। आज माननीय न्यायालय ने पुनः उस पे आदेश दिया है और उस आदेश में यह स्पष्ट किया है कि ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उस पूरे परिसर का सर्वे होगा। प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक का समय उन्होंने उसके लिए निर्धारित किया है। इस बीच 5 दिन के अंदर वो सर्वे कार्य पूरा करना है और 17 को माननीय न्यायालय को ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। उन्होंने माननीय न्यायालय ने जो सर्वे के लिए जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त थे उनको जो बदलाव करने की बात कही थी उसको भी पूरी तरह से खारिज किया है। इसलिए मुझे लगता है कि अब ये कार्य माननीय न्यायालय के और वहाँ के जिला प्रशासन के देखरेख में पूरा होगा। इधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि देश में कुछ लोग खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पुरानी चीजों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हम कोर्ट से निवेदन करेंगे कि इस पर ध्यान दें। अब इस पर विपक्ष का क्या मानना है, सुनिए। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, अपराध चरम पर है। शायद कहीं न कहीं इन मुद्दों को दबाने के लिए भी ज्ञानव्यापी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मुद्दों को हवा दी जा रही है। हमारे प्रमुख मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और अपराध होने चाहिए, न कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है और उसको अपनी नाकामी छुपाने का कोई आधार नहीं मिल रहा है।
उसके तर्कस में वो तीर भी खाली हो चुके हैं जो 2014 से पहले वो चलाया करते थे। देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने के लिए भाजपा देश के अंदर सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रही है। ज्ञानवापी का मामला हो या आगरा ताजमहल का मामला हो। बीजेपी की पॉलिटिक्स का फेवरेट मुद्दा मंदिर, जिस पर अलग अलग मामलों में सुनवाई हो रही है और इसी के साथ बीजेपी पर आरोप भी लग रहे हैं कि बीजेपी अपने एजेंडे के तहत हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जनता जरूर ये जानना चाहती है कि जन समर्थन के साथ सत्ता में और विपक्ष में बैठे दल क्या जनता की समस्याओं पर बात कर रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष जनता के मुद्दों से भाग रहा है? क्या विपक्ष जनता के मुद्दों पर सरकार से सवाल कर पा रहा है? क्या सियासत से जनता की समस्याओं का अंत होगा? सियासत में राम के बाद श्री कृष्ण, श्रृंगार गौरी, ताजमहल की तो एंट्री हो गई, लेकिन जनता के मुद्दों की एंट्री कब? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात, जिनसे हम आज चर्चा करने वाले हैं। शबनम पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ बनी हुई हैं। बहुत स्वागत करती हूँ शबनम जी आपका अनादि टीवी पर। मिसम जदी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, सपा नेता हैं आप। जदी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। सुनील यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे जल्दी ही, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ एडवोकेट उलेमा काउंसिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तलहा रशादी साहब। रशादी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले मैं शुरुआत शबनम जी आपसे ही करूंगी। ये तो सच है कि फेवरेट है ये मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इन दिनों हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के गली गली, चौराहे चौराहे पर इन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। जनता तो ये जानती है कि राम मंदिर आया, उसके बाद आपको कितना फायदा हुआ, लेकिन अब इन मुद्दों के बाद 2024 में भी फायदा लेना चाहते हैं। ये आरोप लग रहे हैं कि आप दो पक्षों में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहिए। पारुल जी, देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में हर एक नागरिक के अधिकार समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी धर्म में जन्म ले तो उसके अधिकारों का हनन होते देखेगी सरकार, और दूसरे धर्म में ले तो उसके अधिकारों को संजोएगी सरकार या न्यायालय। इसको निष्पक्षता के साथ काम करना पड़ता है। पर लंबे समय से ऐसी सरकारें आई जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी वोट की राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति की, वोट पाने के लिए तुष्टीकरण किया, और एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों की जो आस्था थी, धार्मिक आस्था थी, उसको एक तरफ करके तहखाने और कमरों में बंद करके छोड़ दिया। और बार बार कहते हैं कि इसको कुरेदने की जरूरत नहीं है, सौहार्द बिगड़ता है। लेकिन अगर उन लोगों ने न्यायालय में जाके अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है, तो इस पर अगर कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, तो भारतीय जनता पार्टी न्यायालय नहीं गई थी। लेकिन निश्चित तौर पे जो लोग एक प्रश्न उठा रहे हैं, जिन्हें लगता है कि ज्ञानवापी में मंदिर स्थापित था, पहले ही स्वयंभू शिवलिंग थे वहां पे, तो निश्चित तौर पे याचिकाकर्ता अगर न्यायालय गया है और उसके बाद कोई उस पे रोड़ा, न्यायालय के आदेश के बाद भी कोई रोड़ा लगा रहा है, तो राजनीति वो रोड़ा लगाने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर कोई घाव होता है तो उसको नासूर बना के नहीं रखा जाता, उसका इलाज किया जाता है ताकि वो घाव दर्द न करे। लेकिन समाज के बीच में, देश में इस तरह के कई ऐसी जगह हैं जहां फैसला होने के बजाय उस फैसलों को लंबित करने का एजेंडा राजनीतिक दलों ने, विपक्षी राजनीतिक दलों ने किया। इसका ज्वलंत उदाहरण अयोध्या का है। 500 साल किसी मुकदमे का चलना, साक्ष्यों के होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की उस वक्त की सरकार डॉक्यूमेंटेशन का ट्रांसलेशन नहीं करती थी। केंद्र में जो यूपीए सरकार थी उसके एक मंत्री वकील के तौर पे कहते थे कोर्ट में कि इसका न्यायालय अभी जजमेंट ना दे, इलेक्शन होने दे। तरह तरह की बातें करके रोड़ा डाले जाते थे। तो देखिए, अगर हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला अगर कोई नागरिक है या मुस्लिम धर्म में जन्म लेने वाला अधिकार व्यक्ति हो, सबके अधिकार बराबर है। अगर आप सेक्युलर की भाषा बोलना चाहते हैं तो दोनों को बराबर तराजू में तौलिए। ताजमहल मामले में कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो पता है आपको शबनम जी? ताजमहल मामले में कोर्ट ने जो टिप्पणी की है
जी, मुझे याचिकाकर्ता पर। ताजमहल और मथुरा दोनों मामले का मालूम है। अगर ताजमहल मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है तो मथुरा मामले में भी की है कि इसे इसे 4 माह के अंदर सारे निपटारा किया जाए। तो देखिए, साक्ष्यों के रहते हुए अगर लंबित करने का एजेंडा विपक्षी दलों का रहा, उसमें सहमति देते हुए साफ तौर पे दिखे वो ठीक है, अयोध्या यानी केस में। ये तो साफ है कि अगर अयोध्या मामले से बीजेपी को फायदा मिला तो आगे इन मामलों से भी मिल सकता है। जनता आपकी तरफ देख रही है और आप उसे सपोर्ट निश्चित भी कर तौर रहे पे हैं। जो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के एजेंडे पे चलेगा, उसे फायदा होगा। लेकिन जो सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, उसे निश्चित तौर पे जनता पहचान जाती है। उनके मुखौटों को उतार फेंका है सरकार ने। इसीलिए 37 साल बाद एक इतिहास दोहराया गया है उत्तर प्रदेश में कि तमाम जनता की समस्याओं का समाधान करने वाली एकमात्र सरकार भारतीय जनता पार्टी देखी गई और जनता ने उस पर विश्वास दिलाया। और ठीक है। उनके विश्वास पर हम लगातार खरे उतरेंगे, क्योंकि हमने जिस तरीके से योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया, हमने कानून व्यवस्था सुधारा, हमने रोजगार के ठीक कई है मैडम। मौके दिए, स्वरोजगार इस बार जो दिया, सीटें तमाम कम हुई है मुद्दे पे। विधानसभा चुनाव में उसी आपकी तरीके जनता ने से कितना स्वीकारा वो तो खैर बता ही रहा है। सांस्कृतिक अब विरासत को लोकसभा संजोना चुनाव की भी बारी हमारा है काम और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग, लेकिन इन्हीं मुद्दों के साथ मेहनत करने वाले हैं तो फिर वही 80-20 की बात आ जाती है। लौट रही हूँ आपके पास, सपा के पास जा रहे हैं। जदी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। हमारे दर्शकों ने कई सारी डिबेट्स देखी हमारी, लेकिन बार बार मेरा सवाल ये उठता है कि इन तमाम मुद्दों के इतर विपक्ष जनता के मुद्दे उठा नहीं पाता, क्यों? आप लोग भी टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। एक आरोप वहां से लगा, ये 10 तो हम लगाने के लिए बैठे हुए हैं। जनता के मुद्दों पर जमीन पर उतरकर आज मध्य प्रदेश में हमने कांग्रेस को देखा बड़े ही लंबे अरसे के बाद। कहिए सर। सर की आवाज दीजिए, म्यूट तो नहीं है सर की तरफ से? सर म्यूट किया हुआ है शायद, आपने चेक कीजिए अपनी तरफ से। जदी साहब, चेक कीजिए जदी साहब का ऑडियो। मैं लौट रही हूँ आपके पास। जदी साहब, आपकी तरफ से म्यूट तो नहीं है, ये चेक कर लीजिएगा। बोलिए सर। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर, आपका ऑडियो चेक करा लेती हूँ। ठीक है, लौट रही हूँ। रशादी साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। इस पर टिप्पणी क्या है आपकी? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि 3 अलग अलग मामले और तीनों मामलों में कहीं ना कहीं मसला एक ही जैसा है। क्या कहेगा? एक तरफ गेट खुलवाने की बात की जा रही है, ताजमहल के गेट खुलवाइए, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि साहब पूजा पाठ करनी है, तीसरी तरफ यही सिमिलर मिलता जुलता। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अफसोस की बात है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। आस्था के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर। अभी मोहतरमा जो हमारी भाजपा की यहाँ पे प्रवक्ता बैठी हैं, वो कह रही थी तुष्टीकरण की बात कर रही थी। आप देखिए, पिछले 2014 के बाद से तुष्टीकरण कौन कर रहा है, किसका कर रहा है? लगातार सिर्फ तुष्टीकरण ही तो हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान की राजनीति हो रही है। देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई, उससे किसी को पूछना नहीं है। बेरोजगारी आज अपने चरम पर है। आप देख लीजिए, पिछले 40 साल क्या, पिछले 60 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। जो US डॉलर है वो अब तक के ऐतिहासिक इतना कभी गिरा ही नहीं थे, ऐतिहासिक गिरावट की तरफ जा रहा है। महंगाई के हालात आपके सामने हैं, पढ़ाई शिक्षा के हालात आपके सामने हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, ये चाहते हैं कि जो लोग जब पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा। आगे क्या बढ़ेगा? रोजगार मांगेगा, नौकरी मांगेगा। वो देना नहीं चाहते, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर इतना ज्यादा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया एजुकेशन की, वो पढ़ भी नहीं पाएगा। पढ़ाई से जब तक समाज जाहिल रहेगा तो इनके पीछे चलेगा। धर्म के जो इन्होंने नशा करा रखा है उस पे लोगों को लेकर चलते रहेंगे। तो जो हालात है पूरी दुनिया देख रही है। ताजमहल पे आपने देखिए कि आज हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की। उन्होंने हाईकोर्ट ने कहा, मजबूरन ये कहा कि कल को आप कहोगे कि आपको मुझे जज साहब का चैम्बर देखना, आप जज साहब का चैम्बर देखने जाना चाहोगे। तला रशादी जी, धर्म को नशा बोल रहे हैं। धर्म का नशा, मैं धर्म को नशा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं धर्म का नशा लोगों में कराया जा रहा है। धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, पोलराइजेशन की राजनीति की जा रही है, लोगों को उनके बुनियादी मुद्दों से बहकाया जा रहा है। आप देखिए, कुतुब मीनार पर जाके कह रहे हैं कि हम विष्णु स्तंभ बनाना चाहते हैं इसको। ये क्या है? देश ऐसे चलेगा? आपने ज्ञानवापी का मसला देख लीजिए, जब 1991 में एक कानून आ गया जो पार्लियामेंट ने बनाया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत उसके बाद आप कोई भी किसी तरह का भी लॉ सूट, कोई भी मुकदमा
कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते अदालतों में, उस पर साफ रुकावट है। और अफसोस की बात है कि सिविल कोड एक्सेप्ट भी कर रही है, उसके बाद पूरा आप देखिए पिछले 10 दिनों से लगातार हेडलाइन खबरों में यही बनी हुई है, ज्ञानवापी का मुद्दा, कोई बुनियादी मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही है। तो ये बुनियादी जो किस मुद्दों तरह से के भाग रही देश है को सरकार, चलाना आपका चाहते ये कहना है रशादी साहब? अपने मुद्दों से भाग रही है, और दूसरी बात सरकार ने कुछ किया ही नहीं कि जनता के बीच लेकर जाए, इसलिए लोगों को फंसाए रखने के लिए, लोगों को उलझाए रखने के लिए, धर्म के नाम पर, नहीं, तो संप्रदाय मुझे के ये नाम पर, बताइए, ये आप तुष्टीकरण के मानते नाम हैं पर लोग कि उलझाए हुए। ना सत्ता पक्ष तो खैर मुद्दों से भाग रहा है, आपका ये बताना है, लेकिन विपक्ष क्या ये वो अपना काम कर पा रहा है? आपको लगता है ऐसा कि जिन मुद्दों को जमीनी स्तर पर उठाना चाहिए? आज हमने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन देखा। कांग्रेस से आज हमारे साथ कोई नहीं है, वरना मैं उनसे भी बात करती कि मध्य प्रदेश में क्योंकि ज्यादा सीटें हैं आपकी, इसलिए आप बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष गायब है क्या? मुद्दे नहीं मिल रहे उनको? सबसे बड़ा तो यही मसला रहा ना कि पिछले 5 सालों में आप देखिए कि पूरे देश में खासतौर पे 2019 के चुनाव के बाद जैसे विपक्ष ने, जो मुख्य धारा के विपक्ष थे, जो मजबूत विपक्षी दल थे, जो वाकई में संसदीय प्रणाली के तहत या विधानसभा की प्रणाली के तहत विपक्षी दल जिन्हें माना जाता था, उन तमाम दलों ने सरेंडर कर दिया। उन तमाम दलों ने इस तुष्टीकरण की राजनीति के सामने, सांप्रदायिक की राजनीति के सामने, धर्म की राजनीति के सामने सरेंडर 80% वोट के सामने झुकना पड़ेगा ना सर, 20% के साथ कैसे जा पाएंगे? यही तो पॉलिटिक्स है। लोकतंत्र ठीक है, फिर फर्क क्या, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ रहेगी? और उसके बाद 80% आप फिर भी देखिए भाजपा कितना 35 से 40% वोट पा रही है। लेकिन दुहाई तो विपक्ष देता है कि लोकतंत्र के साथ है हम, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स उन्हें भी समझ में आ रही है, इसलिए वो किनारा करते हुए साइड में निकल गए 80 के पास। आपको भी लगता है ऐसा रशादी जी? तो ये तो हो ही रहा है ना। आप देखिए प्रियंका गांधी जी खुद कह रही थी कि ठीक है, मुझे पॉइंट मिल गया सर, हमारे पूर्वजों ने खुलवाया। ठीक है, लौटूंगी। जयदीप साहब आप कहिए कि सवाल लेने की जरूरत जी, है? मेरी आवाज, बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है? आवाज बेहतरीन मिल रही है सर, कहिए। देखिए पारुल जी, आपने जो ये डिबेट आज रखी है, जिस एक सेंसिटिव मुद्दा है ये धर्म का, मंदिर का, मस्जिद का, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा की प्रवक्ता जी से कि क्या विश्व गुरु इन्हीं रास्तों से बनेगा? देश को, जो भारत को आपने विश्व गुरु बनाने की बात करी थी, क्या मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, जात पात, इन सबको करके आप विश्व गुरु बनाएंगे भारत देश को? आप देश को इस रास्ते पर लेकर के जाएंगे? आप नौजवानों के हाथ में बंदूकें पकड़ाएंगे, तलवारें पकड़ाएंगे उनके हाथ में, एक दूसरे को काटने और मारने के लिए दौड़ेंगे? आज की डेट में नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, रोजी और रोजगार नहीं है। हाल ही में आपने देखा कि एक नौजवान जो इंजीनियर था, वो किसी तरह से हताहत होकर के, फ्रस्ट्रेटेड होकर के, वो गोरखनाथ धाम के बाहर जा करके चाकुओं से हमारे नौजवानों पर हमला कर देता है। सवाल ये होता है कि वो मुसलमान था, लोगों ने उसको पकड़ा, मगर मुद्दा यहाँ पर बना हिंदू मुसलमान का। कल कोई हिंदू निकल करके, फ्रस्ट्रेटेड हो करके और आपकी बातों से प्रेरित हो करके अगर किसी मस्जिद के बाहर जाकर के हमला करेगा तो उसको आतंकवादी कहा जाएगा। यानी कि जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हमारे नौजवानों की हो रही है, हमारे देश की बर्बादी हो रही है। हम ये आग्रह करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आबाद करने के लिए विपक्ष का साथ चाहिए ना जनता को। जनता ने मैंडेट आपको विपक्ष में देने का बैठाया है, विपक्ष इस मामले में क्या कर रहा है? ट्विटर विपक्ष ने, अभी आपने देखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये बात कही कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर बात करेंगे कि वो संज्ञान मिले, मामला कोर्ट पे गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में हर इंसान के पास हिंदू और मुसलमान, जात और पात और मंदिर मस्जिद के विचार कहाँ से रहे? आखिर इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? देखने वाली बात ये नहीं है। तो याचिकाकर्ताओं से भी तो पूछिए ये बात, जो याचिका लगा रहे हैं उनसे भी तो पूछना पड़ेगा ना सर कि आपके मन में कहाँ से विचार आया? शबनम पांडे जी ने एक बात कही कि इन मुद्दों को ले जाया, डिस्कनेक्शन आ रहे हो जैदी साहब, नेटवर्क इशू है। ठीक है शबनम जी कहिए। देखिए अभी हमारे सपा के साथी कह रहे थे कि तलवार निकालने की बात, यहाँ तलवार निकालने की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। न्यायालय में एक याचिका करता गया है, वो भी उनके ही जैसा नागरिक है जैसे अन्य लोग नागरिक हैं।
अगर कोई मामला 31 सालों से लंबित है, ये आज भाजपा के आने पे नहीं लंबित है, ये 31 साल पुराना मामला है जो लंबित रहा है। क्यों लंबित रहा? सरकारें क्या कर रही थी? न्यायालय मैं में क्यों पूछना लंबित चाहता किया गया? हूँ दूसरी शबनम बात, पांडे जी, तलवार यही मेरा निकालने सवाल के है लिए आपसे। अगर साक्ष्य उधर है, हनुमान यात्रा आपको में ऐसा जो लोग दिखाई चल आगे रहे थे वो बढ़कर। क्या निकाल कर आपको चल भी रहे थे? पता है कि मुगल ये जो दिल्ली से लेकर आए मध्य थे प्रदेश और से उन्होंने लेकर तमाम राजस्थान से लेकर उत्तर मंदिरों को प्रदेश तोड़ा में था, मंदिरों को तोड़ के जो लोग मस्जिद तमाम बनाया था। तो हनुमान आज यात्राएं आप लेकर भाईचारा निकल रहे हैं दिखाइए, या कोई आगे तमाम बढ़िए, बोलिए हाँ काशी काशी शिव जी के आपका जन्मस्थल है, हम काशी आपको देते हैं। मथुरा आपका जन्मस्थल है, हम मथुरा आपको देते हैं। ये बड़ा दिल आप दिखाइए। आप तलवार निकाल रहे हैं, आपने तलवार निकालने के लिए मामले को लंबित रखा। विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से सांस्कृतिक विरासत को तोड़ मरोड़ के तहखाने में बंद किया है, निश्चित तौर पे आज जब जनता को भरोसा हुआ है कि एक पारदर्शी सरकार आई है, हमारी सरकार आपके जैसी होती तो जैसे कार सेवकों पे गोली चलाया, हमारी सरकार ऐसी होती तो एएसआई के माध्यम से सारे सर्वे करा के और रिपोर्ट दे देती। पर नहीं, हमारी सरकार ने कहीं ऐसा नहीं किया। कहिए जो जदी साहब, मामला क्या जवाब है न्यायालय आपके में पास इसका? पारदर्शी तरीके से, और न्यायालय ने क्या कहा? ताला लगाओ, चाबी न मिले तो तोड़ डालिए। आखिर न्यायालय को इतने कड़े रुख क्यों दिखाने पड़े? आप तलवार निकालने की बात करते हैं, अगर न्यायालय ऐसा कहता है उस पर टिप्पणी करके देखिए। क्यों तोड़ने की बात कही? क्यों एक समुदाय अरे आपके लगातार अगर केंद्रीय मंत्री नारा दे रहे हैं कि गोली मारो गाली के साथ, आपके केंद्रीय मंत्री मंच से नारा देते हैं। आपकी पार्टी के तमाम लोग जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। आपके केंद्रीय मंत्री गोली मारो का नारा लगा रहे हैं। तमाम जो यात्राएं निकल रही है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उसमें क्या हो रहा है? विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। विक्टिम कार्ड हम नहीं खेल रहे हैं, आप कह रही है विक्टिम कार्ड आप खेल रही है। हिंदू खतरे में, हिंदू पेटिया, हिंदू खतरे में। आपके लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि आपके लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेजेस चला रहे हैं कि हिंदू खतरे में। आप बताइए ना, हिंदू खतरे में कहाँ पर है? कहाँ पे हिंदू खतरा में है? तमाम चैलेंज में आपके प्रवक्ता बैठकर कह रहे हैं हिंदू फोबिया की बात कर रहे हैं। आपके लोग, सलमान विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा है, विक्टिम कार्ड भाजपा खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा फाश हो चुका है। ठीक है, जैदी साहब को बोलने दीजिए, समय अब कम है। जैदी साहब रखिए अपनी बात। जनता ने जनमत दिया, उसका अपमान मत करिए। ठीक है जैदी सही साहब। मौका है इस तरह की बात सुनने का। जब आप चुनाव लड़ा था तो वहां पर अभी इस तरह की तो बात नहीं थी। तो जो आपने अपने मैनिफेस्टो में बात कही थी, जो आपने अपने घोषणा पत्र में बात की थी, आप उस पर भी तो कभी काम करिए कि आप सिवाय इसके अलावा कुछ काम ही नहीं करें। क्या ये सही मौका है? आप देख रहे हैं महंगाई की क्या स्थिति हो चुकी है, रोजगार ठीक है नहीं है सर। नौजवानों के पास, इस तरह से देश जूझ रहा है, कभी उसकी भी तो चर्चा करती है। ठीक है, लेकिन विपक्षी पार्टियां, सत्ता पक्ष जो कर रहा है उसको लेकर तो आप लोग बात रख रहे हैं। उसको लेकर हमने भी कहा कि अब क्या 2024 का मुद्दा इन्हीं मुद्दों पर जाकर लड़ा जाएगा, क्योंकि राम मंदिर मुद्दे के बाद भारतीय जनता पार्टी को काफी वोटों में फायदा हुआ। लेकिन क्या विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को, या जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसको लेकर खींच कर ला पा रही है क्या सत्ता पक्ष को बात करने के लिए? आप लोग भी तो ट्विटर मीडिया के आईडी पर बयान देना, सिर्फ इतना ही तो कर पा रहे हैं। अगर जनता को मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को ही लग रहा है, इसी में ही जो है सबका साथ सबका विकास है, तो मुझे लगता है 2024 में जनता इसको मुद्दा बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो तैयार कर ही दिया है एक भाई को, और लगता है कि इसको लोग बढ़ाने का काम करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि देश में ऐसे भी ठीक है रशादी साहब, लेकिन सर्वे और वीडियोग्राफी कराने की बात की जा रही है, तथ्यों पर बात करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर तथ्य हैं तो सामने होने चाहिए, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कि अगर वीडियोग्राफी हो रही है या सर्वे हो रहा है तो होने दीजिए। जी, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इसका मैं टेक्निकल जवाब दे रहा हूँ। दिक्कत सर्वे से नहीं, दिक्कत सर्वे से नहीं है। आप ये देखिए, जो रिट फाइल की गई है, जो पेटिशन फाइल की गई है, अगर आप देखें जो केसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 की, उसकी सेक्शन 4 है, वो साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे कहती है कि 1947 के बाद एक तो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट का कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। और सेक्शन 4 ये कहता है कि इन तमाम मामलों में या इस तरह के तमाम ढांचों में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं, लेकिन अगर कोर्ट इस मामले में आदेश दे रहा है कि सर्वे होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तो फिर क्या कीजिएगा? शबनम जी, एक्ट के हिसाब से जो रशादी जी टेक्निकल पॉइंट्स बता रहे हैं, अगर वो हैं तो फिर क्या करेंगे? मुझे
मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सब जुडिस मामला है उस पर आमिर जी की जो टिप्पणी है मुझे कहीं तर्कसंगत नहीं दिखती है, क्योंकि अगर जजमेंट कोर्ट से आता है, ये कोई सरकार ने नहीं दिया है, ये बौखलाहट असल इसी का है कि कहीं भी तथ्य मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, और ये तथ्य को छिपाना चाहते हैं जिस तहखाने में छिपाए हैं। लेकिन रशादी साहब, जदी साहब, एक बात जो निकल कर सामने आ रही है कि 3 जगहों पर सुनवाई थी जिसमें ताजमहल मामले में कोर्ट ने फटकार लगाई है, वहां कोर्ट को गलत, आप लोग कोर्ट कहीं ना कहीं आप लोग की जो बातें हैं वो कोर्ट को इस संदेह के घेरे में ला रही हैं। तो ये भी आपको समझना होगा कि तीनों मामलों में एक जैसा बयान कोर्ट का नहीं आया है। एक मामले में याचिकाकर्ता को फटकार भी पड़ी है, तो कहीं तो कोर्ट को कुछ नजर आया होगा, माननीय न्यायालय को कुछ नजर आया होगा, तभी एक टिप्पणी दी गई होगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वही बात हो जाती है कि भरोसा किस पर कीजिएगा आप लोग। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां इन दिनों मंदिर 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 मंदिर, बस मंदिर के इर्द गिर्द ही पॉलिटिक्स चल रही है। क्यों? क्योंकि राम मंदिर के बाद, अयोध्या विवाद के बाद हम देख रहे हैं ज्ञानवापी मामला हो गया, अब देखिए ताजमहल का मामला हो गया, उसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो गया। ये तीनों मुद्दे गरमाए हुए हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द चर्चाएं हो रही हैं। बाकी मुद्दे शायद कहीं गुम से हो गए, यूं कहीं कि विपक्ष उन मुद्दों को उठा नहीं पा रहा है, क्योंकि फिलहाल जो बयानबाजियां हम सुन रहे हैं तो माइक पर, मीडिया के माइक आईडीज पर मिल रही हैं या तो ट्विटर पर मिल रही हैं। जमीन पर कोई प्रदर्शन या कोई आंदोलन हमें नहीं दिख रहा है जो जनता की आवाज को बुलंदी से उठा सके। रही बात मंदिरों के इर्द गिर्द हो रही सियासत की, तो उस पर अब याचिकाकर्ता जा रहे हैं कोर्ट, तो मामले में सुनवाई होनी है। अब इसमें इस पर सियासत का ही है, किसी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत कुछ भी हो रहा हो या भारतीय जनता पार्टी पर इस चीज के आरोप लगाए हों। अगर जनता ऐसा समझती है तो आने वाले समय में ये भी चीजें साफ हो जाएंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।